अंदर आएगा और न्यूक्लियस के अंदर आकर के उसमें कोलैप्स कर जाएगा और इस तरीके से हमारा जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा पहली बात ये थी कि जो रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पा रही थी। दूसरा, अगर देखिए उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, तो कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे तो उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा होंगी। जितनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी एक एटम की भी होगी, एटम के इलेक्ट्रॉन की भी होगी। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और वो कंटिन्यूस मोशन कर रहा है स्पाइरल फॉर्म में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। जब उसका एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज होगा तो ऐसी कंडीशन में रोटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन is in continuous accelerated motion इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से ही पैदा होती है। एक्सेलरेटेड मोशन, सो इट गेट अट्रैक्टेड toward the nucleus as a continuously radiate energy. Continuously radiating energy. And a spiral inward. And a spiral inward and move into nucleus. And nucleus get collapse. मीन टू से जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, एक कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड मोशन रहते हुए अब यहाँ पे मोशन होते ही इसे ये अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे लगेगा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो यहाँ पर ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा, तो एक स्पाइरल फॉर्म में यहाँ पे आता जाएगा। और फाइनली इट गेट डंप। इधर से घूमते घूमते ये इसमें आ जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्शन करते ही हैं, और यहाँ से जैसे कि हम पता है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दे रखा है, तो यहाँ से वेव पैदा होंगी तो ये जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन दिखाता है। एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगा तो इसमें एनर्जी भी रेडिएट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रेडिएट होगी इसमें से। जब इसमें एनर्जी रेडिएट होगी तो कंटिन्यूस मोशन करते इसमें ये एनर्जी कम होगी और न्यूक्लियस के पास ये और खींचेगी, इसे इसके अंदर ले जाएगी। इन दिस मैनर Rutherford model is not able to define the stability. That model
is not able to define the stability. And second limitation, limitation number 2, as the electron is in continuous motion. So in this case, frequency of EM wave produced through it is equal to frequency of electron. Frequency of electron and a spiral inward. Spiral inward. Spiral inward. So its angular momentum change continuously. Change continuously. So the emission or absorption spectrum, या फिर नहीं, so the spectrum object should be a continuous spectrum. So the spectrum produced should be continuous spectrum. What in reality line spectrum object. Niels Bohr model of hydrogen atom. Niels Bohr model of hydrogen atom. After the limitation of Rutherford model, नील्स बोर ने ये देखा कि हम जो क्लासिकल फिजिक्स और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्योरम जो हैं इतने लो लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर काम नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट दिए, जिसमें उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स और थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स को मिला करके अपने 3 पोस्टुलेट बनाए एंड ही गिव इट 3 पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम एंड इन हाइड्रोजन एटम को बन करके देखते चलते हैं। दैट इज द 3 पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थोड़ा सा लिख देता हूं 3 पोस्टुलेट three postulates of Niels Bohr for hydrogen atom. For
हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, according to this postulate, every atom consists of central core called nucleus, in which entire mass, which entire charge in which entire charge and most of the mass present in it, and second point, इसी के अंदर there is a fixed number of इलेक्ट्रॉन। फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने जितना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। There is fixed number of electrons that revolves around the circular orbits, that revolves on the circular orbit, experiencing a centripetal force, provided by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। Provided by force of attraction। मीन टू से एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, हर एटम के अंदर सेंट्रल कोर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट रहता है एटम का।
तो इसमें क्या बोला कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एटम के अंदर सेंट्रल कोर होता है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर इंटायर चार्ज, सारा का सारा चार्ज जो होता है एक न्यूक्लियस का प्रिंट करता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड मोस्ट ऑफ द मास जो होता है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और देयर इज फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, क्योंकि एटम एक न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, दैट रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट एंड एक्सपीरियंसिंग अ सेंट्रल फोर्स। एक ऑर्बिट के अराउंड, एक फिक्स ऑर्बिट के अराउंड सब मोशन करते हैं और वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में ये बोला। थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हुआ होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दैट इज एफ सी और दैट इज एफ ई एंड एच एफ ई इज इक्वल टू FC. So mv square upon r बराबर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। According to second postulate, each electron revolve in the certain discrete non-rotating orbit for which total angular momentum is h upon 2 pi time the number of orbit these orbits are called stationary orbit. These
orbits are called stationary orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो क्या बोला सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है एक फिक्स नॉन रेडिएटिंग जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होता डिस्क्रीट अलग ऑर्बिट में, जिसके लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जो टोटल एंगुलर मोमेंटम उसके अंदर होगा वो h/2π टाइम द नंबर ऑफ ऑर्बिट, उस नंबर ऑर्बिट के नंबर के जिस ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व करता है। तो कैसे? हाँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mvr and that angular momentum is equal to mvr nh/2π nh/2π where n is equal to 1 2 3 4. These are the quantum number. These are quantum number. With that postulate, Rutherford state that for an atom, angular momentum can be quantized. Angular momentum can quantize एंड उन्होंने ये भी बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसकी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, नो एनर्जी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड और वेस्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्टेन गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन दी गई ऑर्बिट में घूमता है और फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। लिख देते हैं नो एनर्जी इज रेडिएट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it revolve in these orbit postulate नंबर 3। तो जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट था उसने हमें ये तो बता दिया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट पे घूमेगा तो उसकी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, लेकिन एनर्जी कब खर्च होगी और कब इमिशन होगा कब अब्जॉर्प्शन होगा ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए नील्स बोर ने अपना थर्ड पोस्टुलेट दिया। उन्होंने क्या बोला? इमिशन और अब्जॉर्प्शन of energy taking place when the electron jump
electron jump from one discrete non-radiating orbit to another difference in between energy present within atom is absorbed if electron jump from inner orbit to outer orbit and energy get emitted and emission of energy take place if the electron jump from outer orbit to inner orbit. Emission of energy takes place if electron jump from outer orbit to inner orbit outer orbit से inner orbit तक जाएगा तो उसकी एनर्जी इमिशन होगी. सपोज कीजिए if E1 is the energy of first cell, one cell, and E2 energy of second cell. Energy of second cell.